हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3। और आज का यहाँ ये वीडियो रहेगा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हमें इसमें डीएनसी एक्ट के सारे शेड्यूल्स पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले वीडियो में ही मैंने आपको क्लियरली बताया है कि डीएनसी एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे जूरिस्प्रूडेंस में, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा अधिकतर, वो हो जाएगा आपका शेड्यूल वाला पोर्शन। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना, सारे शेड्यूल्स यहाँ पर डिटेल तरीके से समझेंगे। कौन कौन से शेड्यूल टू द एक्ट हैं, कौन से रूल्स हैं, कौन सा शेड्यूल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर मैं बात करता हूँ डीएनसी एक्ट, इनके शेड्यूल की बात करें, ठीक है, तो देखिए 2 शेड्यूल एक्ट के लिए हैं। ठीक है, 2 शेड्यूल एक्ट के लिए हैं और 23 शेड्यूल जो हैं वो रूल्स के लिए, मतलब वो लागू हो चुके हैं, वो इन वर्किंग में हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर शेड्यूल टू एक्ट की बात करते हैं तो 2 शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में देखना आपको अधिकतर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम, इनके लिए लिस्ट ऑफ बुक्स ये आपको मिल जाएंगे। अगर सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड हैं जो कंपाइल्ड बाय द इम्पोर्ट ड्रग्स और बाय ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक और एग्जीबिटेड फॉर सेल। ये मतलब यहाँ पर जितने आपके इंपोर्ट वाली चीज़ें आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, सेल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, एग्जीबिशन आ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके किसके लिए रहेंगी? एक्ट के लिए रहेंगी, शेड्यूल टू द एक्ट। और बाकी बात करते हैं जो शेड्यूल टू द रूल है, यहाँ से ए से लेकर आपको पूरे एंडिंग तक, ठीक है, ए से लेके वाई तक आपको पूरे यहाँ पर शेड्यूल मिलेंगे। कौन सा शेड्यूल किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है ये हम यहाँ पर समझते हैं बहुत इजी तरीके से। और इसे ध्यान रखना, हर एक, मैं तो बोलूँगा आपको हर एक स्लाइड का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हर एक जगह में हेल्प करेंगी। सबसे पहला बात करते हैं शेड्यूल ए, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो ए स्टैंड फॉर द एप्लीकेशन। जब हम किसी भी चीज़ के लिए, चाहे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ड्रग लाइसेंस या मैन्युफैक्चरिंग, सेल, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कहीं पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। आप सिंपल ये समझ सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, मानकर चलते हैं आप किसी डी फॉर्म के ही आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तो आपको सबसे पहले कॉलेज में एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है, सबसे पहला स्टेप। तो ए से, ए जो हमारे अल्फ़ाबेट का सबसे पहला लेटर है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बी। बी में फीस दिया जाता है। जो भी टेस्ट हमें करवाना है, जैसे हमने कहीं से सैंपल लिया तो उसके लिए उसे टेस्ट करवाने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज़ में या स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज़ में जब हम उन्हें एनालाइज करवाना चाह रहे हैं, उन्हें टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उन्हें हमें उसके लिए फीस पे करना होगा। इसे भी आप सिंपली कोरिलेट करना। सबसे पहले नंबर 1 आपने ए में क्या किया? सबसे पहला अल्फ़ाबेट में आपने क्या किया? अपने कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भी देना रहता है, तो सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन फीस दे रहे हैं। तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। शेड्यूल सी की बात करते हैं, तो इसमें मेनली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में भी कैसे प्रोडक्ट? पेरेंट्रल प्रोडक्ट ध्यान रखना है, जिन्हें हम पेरेंट्रल तरीके से ले सकते हैं। जितने हमारे वैक्सीन, सेरा, एंटीटॉक्सिन्स, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा शेड्यूल सी के अंतर्गत। और शेड्यूल C1 की बात करते हैं, तो C1 में भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन नॉन पेरेंट्रल वाले आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन पेरेंट्रल। ठीक है, टॉपिकल तरीके से हम उसे ले सकते हैं या दूसरे तरीके से हम ओरल तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन नॉन पेरेंट्रल रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में डिफरेंस यही है, सी के लिए पेरेंट्रल और C1 के लिए नॉन पेरेंट्रल। डी की बात करते हैं, ड्रग एग्जेम्प्टेड प्रोविजन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, डी में क्या आएगा? इम्पोर्ट आ रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ई में बात करते हैं E1। E1 में पॉइजनस सब्सटेंस, जितने भी पॉइजन वाले ड्रग्स हैं, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट हो रहे हैं, ये जितने भी ऐसे लिस्ट ए, लिस्ट बी, इसके जितने पॉइजन वाले ड्रग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी शेड्यूल E1 के अंतर्गत। अगला देखते हैं ई के बाद एफ की बात करते हैं, तो देखिएगा एफ हो गया और F1 हो गया। F1, F2, F3 और FF, इसे अलग अलग हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जैसे पार्ट X22 अगर, या इसके बी पार्ट की हम बात करते हैं, तो मेनली यहाँ पर ब्लड बैंक के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक,
साथ ही साथ ब्लड कंपोनेंट को जो प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पर WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो अलग किया जाता है वो इस शेड्यूल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर F1 की बात करें, F1 में पार्ट 1A की बात करते हैं, पार्ट 1B और पार्ट 2, पार्ट 3, ये डिवीजन आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट 1A में क्या आ रहा है, मेनली बैक्टीरियल वैक्सीन जो बैक्टीरिया से बनाए जा रहे हैं, और B से याद रखना वायरल वैक्सीन, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देना, बी से वायरल वैक्सीन, ए से बैक्टीरियल वैक्सीन, आपको ध्यान रखना है। पार्ट 2 की बात करते हैं, पार्ट 2 में क्या आ रहा है, सेरा, यहां पर सेरा आ गया, कहां से सेरा लिए जा रहा है, तो लिविंग एनिमल्स से। ये सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी, बायोलॉजिकल्स में ही आ रही हैं, लेकिन अलग अलग डिवीजन यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1A की बात करें बैक्टीरिया चला गया, B की बात कर लिए वायरल वैक्सीन चला गया, और 2 की बात कर लिए तो चला गया आपका लिविंग, सेरा में चला गया लिविंग एनिमल्स के लिए। थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखना ये भी बैक्टीरियल ओरिजिन से लिया जाता है, ये यहाँ पर भी जितनी चीजें आ रही हैं बैक्टीरियल ओरिजिन से ली जाती हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ पर किया जा रहा है, डायग्नोस्टिक पर्पज से इन्हें यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ड्रग को बताया था मैंने आपको, डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, तो ये आ जाएंगे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। कैसे प्रोडक्ट हैं, तो बैक्टीरिया से लिए गए हैं, आपको ये रिमेंबर करना है। F2 की बात करते हैं तो सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है, F2 डायरेक्ट आ जाएगा आपका सर्जिकल ड्रेसिंग, और F3 जितने भी स्टेरलाइज अम्बिकल टेप्स हैं इनके लिए यूज किए जाते हैं। FF, तो FF से ध्यान रखना, FF से होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक मतलब आईज। चलिए अब इसे कैसे, किस ट्रिक से याद करोगे, FF से ध्यान रखना, फोकस करना, F से, F स्टैंड फॉर फोकस, तो फोकस किससे किया जाता है, आइज से फोकस किया जाता है, ठीक है। तो डबल F है यानी डबल आइज, हमारे पास डबल आइज है, ठीक है, आइज हो गए ऑप्थेल्मिक, आइज यहाँ पर है ऑप्थेल्मिक, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे रिमेंबर करते हुए चलना। आगे देखते हैं जी मतलब डॉक्टर जी, ये याद रखना, डॉक्टर जी से आपको कोरिलेट करना है डॉक्टर जी। इट मीन्स ऐसे ड्रग्स जिन्हें, जी के अंतर्गत ऐसे ड्रग्स आते हैं जिन्हें हम विदाउट मेडिकल सुपरविजन नहीं ले सकते, ऐसे ड्रग्स आएंगे जिसे हमें किसी मेडिकल सुपरविजन, किसी मेडिकल सुपरवाइजर के बोलने पर ही लेना है, और मेडिकल सुपरवाइजर कौन है, तो आपके डॉक्टर जी हैं, ठीक है, डॉक्टर जी, ये क्लियर करेंगे। H की बात करते हैं, H में आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। जैसे अगर आप मेडिकल शॉप गए, आपने बोला हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, या एसिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप मुझे मेडिसिन दे दो, वहाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन दे दिया जाएगा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर मेडिसिन दे दिया गया, उसे बोला जाएगा OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, जिससे कभी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर हम शेड्यूल H की बात करते हैं, तो यहाँ ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले ही नहीं सकते किसी भी मेडिकल शॉप से, ठीक है। अधिकतर इसमें जितने एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक वाले ड्रग्स आते हैं। शेड्यूल J की बात करते हैं तो शेड्यूल J में ऐसे ड्रग्स आते हैं, ऐसी डिजीजेस आती हैं जिन्हें प्रिवेंशन कर पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मतलब जिसे पूरी तरीके से खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ एड्स की बात करें, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, ये ऐसे ड्रग्स, ये ऐसे डिजीजेस हैं जिन्हें कम तो किया जा सकता है लेकिन उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा। वो कुछ समय तक उनके जो बैक्टीरिया, उनके वायरस हैं, कुछ समय तक सप्रेस हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, 100% क्योर नहीं किया जा सकता। कैंसर की बात करें, किसी भी तरीके का कैंसर हो, कभी भी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ समय तक रहेगा, कुछ समय तक कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। शेड्यूल K की हम बात करते हैं तो ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, यहाँ पर क्या आ गया, मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसके पहले D हमने देखा, तो D में क्या आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चर आ रहा है, बीच बीच में ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। L1 की बात करते हैं तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, इसके अंतर्गत बताया गया हम किसी भी ड्रग को बनाने जा रहे हैं तो कौन से लेबोरेटरी में किस तरीके के प्रोसीजर हमें फॉलो करने हैं, क्या लेबोरेटरी प्रैक्टिस वहाँ पर स्टैंडर्ड वे पर किए जाएंगे, ये सारी चीजें आपको शेड्यूल L1 में देखने को मिलेगा। और M की बात करते हैं तो जस्ट यहाँ पर L की जगह M लगाना है, तो GLP से हो जाएगा GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और एक हो गया लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। चलो बहुत इजी है। M1 की बात करते हैं, यहाँ पर
M1 में आ जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। क्या आ जाएंगे? होम्योपैथिक ड्रग्स। कैसे याद रखना है? M1 से होम्योपैथिक, M से मदर, ठीक है। मदर कितनी होती है? एक ही होती है, ठीक है। मदर कितनी होती है? एक ही होती है। और किसी आदमी का घर कितना होता है? होम एक ही होता है, ये याद रखना है, ठीक है। M1 से हो जाएंगे मदर होती है एक, तो M1 को रिलेट कर लेना और होम याद रख लेना, मम्मी कहाँ रहती है? होम में रहती है, ये भी याद कर सकते हो। तो होम्योपैथिक ड्रग्स आपको देखने को मिल जाएगा। M2 की बात करते हैं, M2 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है, कॉस्मेटिक्स। और M3 की बात करें तो मेडिकल डिवाइस। M में M है खड़ा है मतलब मैन्युफैक्चरिंग, याद रखना, M खड़ा है मतलब मैन्युफैक्चरिंग। GMP बताया मैंने, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो M के अंदर जितने भी सीरीज आएंगी वो सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के लिए खड़ी होंगी। M1 की बात करें, M1 किसके लिए खड़े हुआ? होम्योपैथिक। M2 की बात करें कॉस्मेटिक, और M3 की बात करते हैं तो मेडिकल डिवाइस। ये क्लियर है। N की बात करते हैं, N मिनिमम इक्विपमेंट, ठीक है। किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट की जरूरत है, इट मीन्स वहां पर एक रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट रहे, एक काउंटर प्रेजेंट रहे, ये सारी चीजें, एक पर्टिकुलर वहां पर रजिस्टर मेंटेन रहे। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मेडिकल शॉप को चलाने के लिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स N के अंदर आपको देखने को मिलेगा। O की बात करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे फिनॉल हो जाते हैं या क्रिसॉल हो रहे हैं, जितने भी ऐसे मार्केटेड प्रोडक्ट्स जो आते हैं, वो सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे शेड्यूल O के अंतर्गत। और इसमें भी बात करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ब्लैक फ्लूइड और व्हाइट फ्लूइड आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ब्लैक फ्लूइड और व्हाइट फ्लूइड। और पार्ट 2 में इसके अलावा जो जितने भी फ्लूइड्स आ रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। P की बात करें तो P हमेशा लाइफ पे पीरियड के लिए, P से पीरियड याद रखना, ठीक है। तो P स्टार्ट होता है किसके लिए? लाइफ पीरियड के लिए। और P1 किसके लिए? पैक साइज के लिए। किस साइज का जो पैक किए गया है, जो हमारे कंटेनर हैं वो किस तरीके से पैक किए गए हैं, उनका साइज क्या है, ये मैटर करता है P1 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए Q की बात करें, ठीक है, यहाँ पर O लिखा हुआ है, Q कर लेना। Q की बात करते हैं तो Q में 2 आ रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में डाइस, कलर, पिगमेंट्स, इनका यूज किया जाता है कॉस्मेटिक और सोप्स में। और P2 की बात करते हैं तो कलर यहाँ पर मेनली सोप्स के लिए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर ध्यान रखने हैं, Q फॉर क्वीन होता है। क्या होता है? Q फॉर होता है क्वीन। तो पहले के ज़माने में, जब अभी ये कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ें रेडी नहीं हुई थी, तो पहले के ज़माने में जो क्वींस हुआ करती थी, जो रानियां होती थी, वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए डाइस का यूज़ करते थे, नेचुरल डाइस का यूज़ करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि Q फॉर डाइस, कलर्स, पिगमेंट किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? कॉस्मेटिक्स और सोप्स के लिए, ठीक है। और पार्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कलर आ रहे हैं, वो भी किसके लिए? मेनली सोप के लिए। R फॉर आ जाएगा यहाँ पर कॉन्डोम्स एंड जितने भी मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। R1 की बात करें तो मेडिकल डिवाइस यहाँ पर आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल डिवाइस। S की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक्स के लिए। और S से क्या याद करना? देखना, S से क्या याद करना? S से हो जाते हैं सुंदर कैसे हो रहे हैं? सुंदर हो रहे हैं कॉस्मेटिक्स से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स। T की बात करते हैं GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, किस चीज़ के लिए? ये आपको ध्यान रखना है। GMP, यहाँ परेशान मत होना, M में भी आपको GMP देखने को मिला था, T में भी GMP देखने को मिल रहा है, लेकिन T में जो GMP देखने को मिल रहा है वो स्पेशली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सिद्धा प्रोडक्ट्स, यूनानी प्रोडक्ट्स, इन्हीं मेडिसिन के लिए आपको देखने को मिलेगा। U की बात करते हैं तो पर्टिकुलर टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो शेड्यूल U के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। V की बात करें तो V में जितने पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन जिनके लिए पर्टिकुलर एक पर्सन के पास पेटेंट है, उन मेडिसिन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उनका अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस समय जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा वो शेड्यूल V के अंतर्गत आपको मिलेगा। W की बात करते हैं तो इसमें मेनली जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जेनेरिक नेम्स ही आपको देखने को मिलते हैं। और X में यहाँ पर जितने भी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें जो स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत अगर ये गवर्न हो रही हैं, चल रही हैं, उस समय आपको यहाँ पर शेड्यूल X देखने को मिलेगा। और Y अधिकतर
क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ठीक है। हम किसी भी ड्रग्स का अगर क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या वहाँ पर गाइडलाइंस फॉलो किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको शेड्यूल वाई के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स बिल्कुल रिमेंबर करके रखना। हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से इन्हें रिवाइज करते हुए चलना और हमेशा लंबे समय तक याद रखना। ओके, तो आगे अगला पार्ट में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।